नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियरिंग माइंडसेट .com से मैं हूं पॉल। इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को देखेंगे और उनके बारे में मूलभूत बातें जानेंगे, जैसे कि वे कैसे काम करते हैं, उनके कितने अलग अलग प्रकार हैं और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, उनके पुर्जे और एसेसरीज खरीदने या बेल या गॉसेट टैको जैसे टॉप पंप ब्रांड्स के विशेषज्ञों से बात करने और अन्य चीजों के बारे में जानने के लिए statesupply.com पर जा सकते हैं, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। अधिक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कई तरह की आकृतियों, रंगों और आकारों में आते हैं, लेकिन आमतौर पर ये पंप कुछ ऐसे दिखते हैं। यह पंप दो मुख्य पुर्जों से मिलकर बना होता है, एक मोटर और दूसरा पंप। इसकी मोटर एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग पंप को चलाने और पानी को आगे बढ़ाने के लिए होता है। पंप इनलेट यानी प्रवेश द्वार से पानी खींचता है और आउटलेट से बाहर छोड़ देता है। जब हम इसकी यूनिट को अलग अलग करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक पंखा है और इलेक्ट्रिकल मोटर के पीछे की ओर सुरक्षा देने वाला एक केस चढ़ाया गया है। मोटर के अंदर एक स्टेटर लगा है। स्टेटर में कॉपर कॉइल होते हैं और उन पर हम इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद नजर डालेंगे। इसके केंद्र में एक रोटर और एक शाफ्ट होते हैं। रोटर घूमता है और जब यह घूमता है तो शाफ्ट भी घूमता है। शाफ्ट इतना लंबा है कि मोटर से लेकर पंप तक जाता है। फिर यह पंप के इम्पेलर से कनेक्ट होता है। इस मॉडल की तरह सेंट्रीफ्यूगल पंप के कुछ मॉडलों में पंप और मोटर के लिए अलग अलग शाफ्ट होते हैं। अलग अलग शाफ्ट्स को कपलिंग का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। कपलिंग पंप्स में आमतौर पर एक बियरिंग हाउस होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस बियरिंग हाउस में बियरिंग्स रहते हैं। शाफ्ट पंप केसिंग के अंदर भी रहता है। जब यह केसिंग के अंदर जाता है तो यह एक ग्लैंड, पैकिंग और स्टाफिंग से होकर गुजरता है, जो मिलकर एक सील तैयार करते हैं। उसके बाद शाफ्ट इम्पेलर से कनेक्ट होता है। इम्पेलर बहने वाले तरल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, जिससे कोई तरल जैसे कि पानी पाइप में से होकर बह जाता है। इम्पेलर पंप की केसिंग से जुड़ा रहता है। जब इम्पेलर पानी को खींचता है और बाहर की ओर फेंकता है तो केसिंग पानी के बहाव को संभाले रखती है और उसे दिशा देती है। इसलिए हमारे पास एक सक्शन इनलेट और एक डिस्चार्ज आउटलेट होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर के पीछे हमें शाफ्ट से जुड़ा हुआ एक पंखा दिखता है। जब मोटर शाफ्ट को घुमाती है तो पंखा भी घूमेगा। पंखे का प्रयोग इलेक्ट्रिकल मोटर को ठंडा रखने के लिए केसिंग के चारों ओर हवा फेंकने के लिए किया जाता है, ताकि अनचाही गर्माहट निकल जाए। अगर मोटर बहुत अधिक गर्म हो जाएगी तो मोटर के अंदर के कॉइल्स का इंसुलेशन पिघल जाएगा और इससे मोटर में शॉर्ट सर्किट होगा और वो नष्ट हो जाएगी। केसिंग के बाहरी घेरे पर लगे पंख उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे और भी अधिक गर्मी को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिकल मोटर प्रयोग के अनुरूप 3 फेज या 1 फेज वाले कॉन्फ़िगरेशन में आती है। हम 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर पर नजर डालेंगे, जो कि सबसे आम होती है। 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग किए हुए कॉइल्स होते हैं, जो स्टेटर पर लिपटे होते हैं। हर कॉइल अलग अलग फेज से जुड़ा होता है ताकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन सके। जब हम हर कॉइल में एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित करते हैं तो कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब इसमें से गुजर रहे इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स के बीच दिशा बदलते हैं तो इंटेंसिटी के साथ साथ पोलैरिटी भी बदल जाती है। लेकिन अगर हम हर कॉइल को एक अलग फेज से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स के बीच अपनी दिशा अन्य फेजों की तुलना में अलग अलग समय पर बदलेंगे। इसका मतलब है कि हर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोलैरिटी अन्य फेजों की तुलना में अलग अलग समय पर बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड के वितरण के लिए हम कॉइल को पिछले फेज से 120 डिग्री पर घुमाते हैं और उन्हें मोटर केसिंग के स्टेटर के अंदर डाल देते हैं। इससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव उत्पन्न होता है। स्टेटर के केंद्र में हम एक रोटर और शाफ्ट लगाते हैं। रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रवाहित होगा और उसे भी घुमाएगा। रोटर शाफ्ट से जुड़ा होता है और शाफ्ट पंखे से लेकर रोटर से होते हुए इम्पेलर तक जाता है। इस कारण जब रोटर घूमता है तो इम्पेलर भी साथ घूमता है। तो अब मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके हम रोटर को घुमाते हैं और रोटर शाफ्ट को घुमाता है और फिर शाफ्ट इम्पेलर को घुमाता है। पंप की केसिंग को देखने पर हमें पानी बहने के लिए एक चैनल मिलता है, जिसे वॉल्यूट कहा जाता है। यह वॉल्यूट केसिंग के घेरे पर पंप आउटलेट तक कुंडली की तरह लिपटा होता है। शाफ्ट सील से होता हुआ पंप की केसिंग तक जाता है और वहां यह इम्पेलर से कनेक्ट होता है। इम्पेलर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्यादातर में पीछे की ओर मुड़ी हुई वेन्स होती हैं, जो खुली, आधी खुली या फिर एक आवरण से बंद होती है। पीछे की ओर मुड़ी हुई वेन्स पानी को धक्का नहीं देती हैं। ये कर्व्स या घुमाव फैलते हुए वॉल्यूट की दिशा में बाहरी किनारे के साथ साथ घूमते हैं।
वेन्स पानी को बहने के लिए सुगम रास्ता प्रदान करेंगी। इसे हम इसी वीडियो में बाद में देखेंगे। इम्पेलर पानी में डूबा हुआ होता है। जब इम्पेलर घूमता है, इम्पेलर के अंदर का पानी भी घूमता है। जब पानी घूमता है तो तरल सभी दिशाओं में किरणों की तरह फैलता है तथा इम्पेलर के किनारे और वॉल्यूट के अंदर तक जाता है। जब पानी इम्पेलर से बाहर की ओर निकलता है, यह कम दबाव वाला क्षेत्र बनाता है जो सक्शन इनलेट के जरिए और पानी को अंदर खींचता है। पानी इम्पेलर के आई में जाता है और वहां ब्लेंडों के बीच फंस जाता है। जब इम्पेलर घूमता है तो पानी में काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी पैदा करता है। जब तक पानी इम्पेलर के किनारों तक पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाती है। इतनी तेज गति से बहता हुआ पानी इम्पेलर से निकलकर वॉल्यूट में बहने लगता है, जहां यह पंप केसिंग की दीवार से टकराता है। यह टकराव वेलोसिटी को पोटेंशियल एनर्जी या दबाव में बदल देती है। इसके पीछे से और पानी आता है और एक फ्लो रेट बन जाता है। वॉल्यूट चैनल की परिधि बढ़ने वाली होती है। यह पंप केसिंग के चारों ओर कुंडली की तरह लिपटी होती है और जैसे जैसे चौड़ी होती जाती है वैसे वैसे पानी की वेलोसिटी घटती है, जिसके परिणाम स्वरूप दबाव कम हो जाता है। इसलिए फैलने वाला चैनल ज्यादा से ज्यादा पानी को अंदर आने देता है और दबाव में बदलता है। इसलिए डिस्चार्ज आउटलेट में सक्शन इनलेट की तुलना में अधिक उच्च दबाव होता है। डिस्चार्ज पर अधिक दबाव की मदद से तरल पदार्थ को पाइप में धक्का दिया जाता है और पाइप से होकर तरल एक स्टोरेज टैंक में जाता है या पाइप सिस्टम में घूमता रहता है। इम्पेलर की मोटाई के साथ साथ रोटेशनल स्पीड पंप के वॉल्यूम फ्लो रेट पर प्रभाव डालते हैं, पर इम्पेलर का व्यास या डायमीटर और रोटेशनल स्पीड इसके द्वारा पैदा होने वाले दबाव को बढ़ाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइव में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को इस सिंबल से दिखाया जाता है। यह अलग भी हो सकता है, इसलिए ड्राइंग इंफॉर्मेशन सेक्शन को जरूर चेक करें। NPSH। आप NPSH नाम के एक टर्म को सुनेंगे जो नेट पॉजिटिव सक्शन प्रेशर का संक्षिप्त रूप है। इसका क्या मतलब है, हम संक्षेप में बताएंगे। इस संक्षिप्त रूप में आगे दो लेटर होते हैं, NPSHR और NPSHA। R है रिक्वायर्ड NPSH। हर पंप को इस मान पर टेस्ट किया जाता है और यह आपको पंप के मैन्युफैक्चरर या ऑपरेटिंग चार्ट से मिल जाएगा। इस भ्रमित कर देने वाले चार्ट को देखकर परेशान न हों। एक विशेष वीडियो में हम इसके बारे में पूरी तरह से समझाएंगे। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। R मूल रूप से चेतावनी या खतरे का संकेत देता है। जब पानी पंप में घुसता है और इम्पेलर्स आई में बहता है तो इसमें घर्षण के कारण एनर्जी लॉस होता है, जिससे दबाव भी कम होता है। एक निश्चित दशा में इस हिस्से में बहता हुआ पानी क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच सकता है। ऐसा होने पर हम इसे कैविटेशन कहते हैं। थोड़ी देर में हम इसके बारे में और देखेंगे। दूसरा अक्षर A है और यह NPSH अवेलेबल है। यह पंप के इंस्टॉलेशन पर निर्भर करता है और इसकी गणना करनी पड़ती है। इसमें इंस्टॉलेशन के प्रकार, ऊंचाई, तरल के तापमान, बॉइलिंग पॉइंट आदि का ध्यान रखना होता है। अवेलेबल प्रेशर का मान रिक्वायर्ड से अधिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पंप को 4 NSPHR की जरूरत है और हमारा NSPHA 11 है तो पंप ठीक रहना चाहिए। हालांकि अगर हम 13 NSPHR वाला पंप लगा देंगे तो अवेलेबल NSPH पर्याप्त नहीं होगा और कैविटेशन हो जाएगा। कैविटेशन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि पानी तरल अवस्था से भाप या गैस अवस्था में जा सकता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास उबलता है क्योंकि यह समुद्र के स्तर पर है, जिसका वायुमंडलीय दबाव 101.325 kPa है। लेकिन यदि हम माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं, तो पानी बस 71 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव घटकर 34 kPa रह जाता है। वायुमंडल में पानी कम होने के कारण इसका उबलना आसान हो जाता है। पंप के सक्शन इनलेट पर दबाव में कमी आती है और यदि यह दबाव तरल के वाष्प दाब या वेपर प्रेशर से कम है तो पानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच सकता है। ऐसा होने पर कैविटेशन घटित होता है। कैविटेशन के दौरान पानी के अंदर वायु के कण फैलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। फिर वे अपने आप बड़ी तेजी से टूट जाते हैं। टूटने पर वे इम्पेलर और पंप केसिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सतह से धातु की एक परत हटा देता है और ऐसा होते रहने पर अंत में पंप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि अवेलेबल प्रेशर पंप के रिक्वायर्ड प्रेशर से अधिक हो। हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का प्रयोग हर जगह करते हैं। हम उनका प्रयोग तरल को एक टैंक से दूसरे टैंक में या सिस्टम में इधर उधर ले जाने के लिए करते हैं।
उदाहरण के लिए घरेलू हीटिंग सर्किट में घर में सब जगह गर्म पानी पहुंचाने के लिए छोटे इनलाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग होता है। केंद्रीकृत कूलिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में कंडेंसर पानी को चिलर्स कंडेंसर से छत पर कूलिंग टावर तक पहुंचाने के लिए एक बड़े सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग कर सकते हैं। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम पंप के प्रकारों और उनके प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।